स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और उसका पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसका अर्थ क्या है और सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को बहुत ही सरल भाषा में हम उदाहरण सहित समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ है रासायनिक परिवर्तन। किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन जो है वो होगा रासायनिक अभिक्रियाओं में। जैसे कि देखिए, यहाँ मैंने लिखा अभिकारक और इधर हमने लिखा उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये दो प्रकार की चीजें हमें मिलती हैं। अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो अभिकारक हुए वो पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और इन पदार्थों के जो गुण होंगे वो कुछ अलग होंगे, और जब इन अभिकारकों के अभिक्रिया करने से नए पदार्थ बनेंगे, नए पदार्थों का जो निर्माण होगा उन्हें हम बोलते हैं उत्पाद। और इन नए पदार्थों के गुणधर्म अभिकारकों से भिन्न होंगे, अलग होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। तो ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है। बहुत मिलती जुलती बातें हैं। रासायनिक समीकरण में हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो भी अभिकारक भाग लेते हैं, जो भी उत्पाद बनते हैं, उनको संकेतों अथवा सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इस उदाहरण में देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों अभिकारक हैं जो अभिक्रिया करेंगे, और इनकी अभिक्रिया से जो पदार्थ निर्मित होगा वो होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इन अभिकारकों में और उत्पाद में हमने इसको किससे प्रदर्शित किया, सूत्र से प्रदर्शित किया। तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। चलिए अब देखते हैं सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन शब्द का अर्थ है जुड़ना, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर आपस में जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो होती हैं संयोजन अभिक्रियाएं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया से, आपस में जुड़ने से इनके जो पदार्थ है, नए पदार्थ जो इससे बना, वो बन रहा है जल। तो इन अभिक्रियाओं में पदार्थों के अभिकारकों के जुड़ने से नया जो है उत्पाद, एकल उत्पाद जो है वो निर्मित होता है। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन शब्द है संयोजन का विपरीत, अर्थात वियोजन शब्द का मतलब है टूटना। जिन अभिक्रियाओं में एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। उदाहरण देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर होता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट इसका सूत्र है। तो इसमें क्या हुआ, जब हमने इसको तापमान दिया तो उससे ये टूट गया, और इसके टूटने से हमें दो उत्पाद मिल रहे हैं। एक मिला कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी इसमें निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हम तापीय वियोजन भी बोल सकते हैं। तापीय शब्द का मतलब, क्योंकि ये अभिक्रिया ताप की प्रेजेंस में हो रही है, तापमान देने से हो रही है, तो इसको हम तापीय वियोजन भी कह सकते हैं। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अभिकारक था, एक अभिकारक था जिसके टूटने से दो या दो से अधिक जो है वो नए उत्पाद जो है वो बन रहे हैं। तीसरी टाइप है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है। तो उदाहरण देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन ये दो तो हुए अभिकारक, और इनकी अभिक्रिया से बना जो उत्पाद वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी के साथ हमने लिखा है ऊष्मा, अर्थात इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकल रही है, इसीलिए ये कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथा प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी का विपरीत है। इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात जो अभिकारक होंगे वो ऊष्मा अवशोषित करेंगे, ग्रहण करेंगे, और उसके बाद उसमें उत्पाद निर्मित होगा। जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अभिकारक है और साथ में ये ऊष्मा ग्रहण कर रहे हैं। तो इससे जो उत्पाद बन रहा है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं।
अगली प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापन मतलब होता है कि कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व को वहां से हटा देगा और खुद लग जाएगा। उदाहरण में देखिए, जिंक है, साथ में है कॉपर सल्फेट। तो जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया से हमें मिल रहा है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो यहां नोट कीजिए आप, कॉपर और सल्फेट जुड़े हुए थे, तो अब क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को यहां से हटा दिया, उसको इस जगह से विस्थापित कर दिया और सल्फेट के साथ जिंक लग गया। तो हमें उत्पाद जो मिला अब वो मिला जिंक सल्फेट, और यहां से कॉपर हट गया तो वो अलग मिलेगा। तो ये अभिक्रियाएं होती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। अगला प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे बताया है, और उदाहरण से आप इसको और भी इजीली समझ पाएंगे कि यहाँ दो प्रकार के देखिए अभिकारक हमने लिए, एक है सोडियम सल्फेट, एक है बेरियम क्लोराइड। जब दोनों की अभिक्रिया हुई तो ये दो उत्पाद यहाँ बन रहे हैं। तो देखते हैं आयनों का आदान प्रदान कैसे हुआ। सोडियम के साथ यहाँ सल्फेट आयंस हैं, बेरियम के साथ यहाँ क्लोराइड आयंस हैं। जब उत्पाद बना तो देखिए सोडियम के साथ अब कौन से आयन हो गए, क्लोराइड आयन। पहले सल्फेट थे तो अब क्लोरीन जो है वो सल्फेट ग्रुप की जगह यहाँ पे चला गया, तो अब बना सोडियम क्लोराइड। और पहले बेरियम के साथ क्लोराइड आयंस थे, जिसकी जगह अब कौन से आयन आ गए हैं, सल्फेट आयंस आ गए हैं, तो हमें मिला बेरियम सल्फेट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सल्फेट और क्लोराइड आयंस का आपस में क्या हो गया, आदान प्रदान। तो ये कहलाती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। अगली प्रकार है उपचयन अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की हानि होती है। ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का कम होना वो होता है उपचयन। उदाहरण में देखिए, कॉपर है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। दो अभिकारक अलग अलग हैं, कॉपर है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है। तो पहले कॉपर अकेला था, अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने के बाद यहाँ देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाएगा, उपचयन। तो चलिए अपचयन देखते हैं, थोड़ा सा इससे ऑपोजिट करके डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। अपचयन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। इसका ऑपोजिट हो गया ना। तो हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है, जिंक के साथ ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है, और अभिक्रिया के बाद जब उत्पाद बना तो जिंक अकेला है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो इसका मतलब यहां से हम चेक करें तो जिंक के पास जो ऑक्सीजन थी अब वो कमी हो गई उसके पास, तो जिंक अकेला हो गया। तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, अपचयन अभिक्रियाएं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। नेक्स्ट है उपचयन अपचयन। अब दोनों को जब हमने अलग अलग पढ़ लिया तो अब एक साथ भी हम इसको अलग प्रकार की अभिक्रिया में देखेंगे, और दूसरा नाम इसमें है रिडॉक्स अभिक्रियाएं। इसी का दूसरा नाम है रिडॉक्स अभिक्रियाएं। तो जिन अभिक्रियाओं में उपचयन व अपचयन एक साथ हो, दोनों अभिक्रियाएं जो हैं वो एक साथ एक ही अभिक्रिया में देखने को मिलेंगी। जैसे कि उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है और कॉपर और जल का निर्माण कर रहा है। तो दोनों को अलग अलग चेक करते हैं। सबसे पहले इसको चेक कीजिए, यहाँ हाइड्रोजन है और इधर आप चेक कीजिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया। तो मीन्स हम कहेंगे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, और ऑक्सीजन की वृद्धि होना अभी हमने पढ़ा क्या होता है, उपचयन होता है। तो अपचयन चेक करते हैं। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था पर अभिक्रिया के बाद कॉपर अकेला रह गया, तो मतलब यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी को हम क्या बोल सकते हैं, अपचयन। तो इस प्रकार उपचयन और अपचयन एक ही अभिक्रिया में दोनों चीजें मिल रही हैं, तो ये कहलाती हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं। तो इसका लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं। लास्ट टाइप है अभिक्रियाओं में अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में बहुत सिमिलैरिटी है।
यहाँ पे एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल जो चीज़ हमने नोट करनी है कि क्या बन रहा है अभिक्रिया में, सफेद रंग का पदार्थ। द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही सेम उदाहरण हमने यहाँ पे लिया। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। और यहाँ पे जो हमने नोट किया वो क्या, कि जो ये बेरियम सल्फेट बन रहा है ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप है, अर्थात ये सफ़ेद रंग का पदार्थ जो बना है ये जल में अविलय होता है, ये जल में अघुलनशील होता है। तो इसीलिए इसको एक अलग कैटेगरी हमने बना दी, तो इसे हम बोलेंगे अवक्षेपन अभिक्रियाएं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सभी प्रकार की अभिक्रियाएं जो हैं वो इजीली समझ आ गई होंगी। तो आपने इस चैप्टर की जो ये अभिक्रियाओं में जितने भी प्रकार हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं उनको ध्यान से देखना है और अपने नोट करना है। थैंक यू।